गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कपलिंग मैकेनिज़्म। ट्रांजिस्टर्स में कपलिंग क्या होती है। कपलिंग बेसिकली जब हम मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स में एक स्टेज को दूसरे स्टेज से जोड़ते हैं तो वो जोड़ने के मैकेनिज़्म को हम कपलिंग कहते हैं। कपलिंग बेसिकली 3 प्रकार की होती है: डायरेक्ट कपलिंग, ट्रांसफार्मर कपलिंग और आरसी कपलिंग। डायरेक्ट कपलिंग ये पढ़ने जा रहे हैं हम आज इस वीडियो में। जैसे कि हमें नाम से ही पता लगता है, डायरेक्ट कपलिंग, यहाँ पे हम कपलिंग डायरेक्ट करेंगे, मतलब विदाउट एनी ट्रांसफार्मर, विदाउट एनी कैपेसिटर, सीधा का सीधा एक स्टेज को दूसरे स्टेज से जोड़ देंगे। ये है हमारा डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर। यहाँ पे हमने 2 ट्रांजिस्टर्स लिए हैं, Q1 और Q2, दोनों कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में हैं। कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन इसलिए लिया है क्योंकि हम एम्पलीफायर के तौर पे काम में लेना चाहते हैं। अगर कॉमन कलेक्टर लेंगे तो वोल्टेज गेन उसका काफ़ी कम होता है, इसलिए वो इंटरमीडिएट स्टेजेस में यूज़ नहीं कर सकते। और अगर कॉमन बेस में लेंगे तो उसका वोल्टेज गेन भी काफ़ी कम होता है, 1 से कम होता है, तो उसको कैस्केडिंग में यूज़ नहीं कर सकते। इसलिए हम कॉमन एमिटर को प्रेफर करते हैं यहाँ पे कॉमन एमिटर का, क्योंकि वोल्टेज गेन 1 से ज़्यादा होता है। अब ये लो फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हम इसकी वर्किंग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले 2 ट्रांजिस्टर्स हैं, Q1 और Q2, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में लगे हुए हैं। R1, R2 और RE1 ये बाइसिंग मैकेनिज़्म है, पोटेंशियल डिवाइडर बायस या वोल्टेज डिवाइडर बायस जिसे कहते हैं। ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जब हम इसे एम्पलीफायर के तौर पे काम में ले रहे हैं, मतलब हमें Q पॉइंट मिड ऑफ दी DC लोड लाइन के चाहिए, मतलब DC लोड लाइन के मिड पोजीशन में होना चाहिए, इसलिए हम पोटेंशियल डिवाइडर बायस यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ये R1, R2 और RE 3 एलिमेंट्स मिला के ये बाइसिंग वो सर्किट हो जाता है। अब इनपुट सिग्नल दिया हमने Vin की वैल्यू काफ़ी कम फ्रीक्वेंसी का सिग्नल है ये, क्योंकि डायरेक्ट कपलिंग ज़्यादातर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स के लिए ही काम में ली जाती है। डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर कैन एम्पलीफाई वेरी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स बिलो इवन 10 हर्ट्ज़। 10 हर्ट्ज़ से भी कम के सिग्नल को ये एम्पलीफाई कर देता है। अब आगे हमने बेस पे दे दिया है, ये जो कैपेसिटर दिख रहा है आपको इनपुट में, ये है कपलिंग कैपेसिटर। ये इनपुट देता है आपके ट्रांजिस्टर Q1 के बेस पे, और आउटपुट हमको इसके कलेक्टर पे मिल जाता है। अब देखिए ये कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए आउटपुट और इनपुट के बीच में 180 डिग्री फेज शिफ्ट आता है। इनपुट सिग्नल हमने ये दिया है तो आउटपुट सिग्नल हमें 180 डिग्री आउट ऑफ फेज़ मिलेगा, इसलिए एकदम अपोजिट मिलता है आउटपुट सिग्नल। अब ये इस आउटपुट सिग्नल को हमने नेक्स्ट ट्रांजिस्टर Q2 के बेस पे डायरेक्टली दे दिया विदाउट एनी कैपेसिटर और ट्रांसफार्मर। अब ये क्या करता है, इस सिग्नल को फर्दर एम्पलीफाई कर देता है, बस उसकी पोलैरिटी, बस उसके फेज शिफ्ट को 180 डिग्री और जोड़ देता है। पहले इनपुट सिग्नल था उसमें 180 डिग्री फेज शिफ्ट आ गया, अब ये 180 डिग्री फेज शिफ्टेड सिग्नल को और 180 डिग्री फेज शिफ्ट दे दिया, मतलब 360 डिग्री फेज शिफ्ट। तो इनपुट और आउटपुट इन फेज़ में आ गया एक तरह से, क्योंकि 360 डिग्री फेज शिफ्ट मतलब 0 डिग्री फेज शिफ्ट। तो आउटपुट सिग्नल हमें ये एम्पलीफाइड वर्जन मिल जाता है इनपुट सिग्नल का। सर्किट इज़ नॉट एक्सपेंसिव एज नो एक्सपेंसिव कपलिंग कंपोनेंट्स आर यूज्ड। सर्किट बहुत ही सस्ता होता है, बहुत आसानी से बन जाता है, क्योंकि इसमें कोई इंडक्टर या ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बहुत ही अच्छा होता है। इसमें रजिस्टर्स मिनिमम वैल्यूज़ में यूज़ होते हैं, मतलब बहुत कम मात्रा में रजिस्टर्स का यूज़ होता है, तो इसलिए हल्का फुल्का सर्किट होता है काफ़ी। तो ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट कपलिंग। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर कपलिंग, जो कि आप सर्किट देख सकते हैं। पहले तो RC कपलिंग है, ये RC कपलिंग का सर्किट है, और नेक्स्ट में हम ट्रांसफार्मर कपलिंग, ये दोनों सर्किट समझेंगे और इनको अगले वीडियो में कंपेयर करेंगे कि इनमें क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस और कहाँ की कौन सी एप्लीकेशंस में इन्हें काम में लिया जाता है। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।